Hey guys, hi everyone. Good morning, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल and I welcome you all to the questions practice. आज हमें क्वेश्चंस लगाने हैं गाइस चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर को हम अलविदा कर चुके हैं बारिंग 1-2 प्रोविजंस व्हिच विल बी टेकन केयर ऑफ इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स गाइस. एक वारंटी वाला पॉइंट था जो आईटीसी वाले चैप्टर से रिलेट करेगा, एक वाउचर्स वाला पॉइंट था वो टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से रिलेट करेगा. बाकी पूरा प्रोविजन इज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ. तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड गाइस. क्वेश्चन एंड आंसर राउंड पे चलते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर राउंड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे गाइस जो हमें इस चैप्टर के करने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा. इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूंगा वेल एंड गुड, जो क्वेश्चंस यहाँ नहीं हो पाएंगे दोस्तों वो ऑटोमेटिकली आपके होमवर्क में चले जाएंगे. ऑलराइट, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली होमवर्क में चले जाएंगे. आई विल नॉट हैव टू पिन पॉइंट कि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है. मैं कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा. मतलब कुछ हो सकता है शेड्यूल 1 से जुड़ा हुआ हो, कुछ हो सकता है शेड्यूल 3 से जुड़ा हुआ हो, कुछ हो सकता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से जुड़ा हुआ हो. तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सॉल्व आउट वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा सो दैट जब आप होमवर्क में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो यू शुड बी एट ईज टू सॉल्व इट आउट. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो मैं आज करवाने वाला हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यू मई 2022 का क्वेश्चन है. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों को आने वाला है ढेर सारा मजा. आ जाओ भाई. हमारा फोकस यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना नहीं रहेगा. कुछ क्वेश्चंस को तो हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को हम लिख लिख के करेंगे. द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग इट आउट, जैसे ही आप उसे लिखना चालू कर देंगे ना, होता क्या है दोस्तों, अगर आपसे कोई वाइवा टेस्ट ले, कोई आपसे डिस्कस करे तो आप उसको आंसर दे देते हो. बट व्हेन you have to pen it down on a piece of paper, जब आपको लिखने की बारी आती है तब आपको दिक्कत होती है. तो यहां पर दोस्तों what we are going to focus is कि हम लोग लिखने पर भी ध्यान देंगे. Examine whether the following activities would amount to supply under GST. क्या इन्हें दोस्तों सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. This is what the question is and I would want each and every one of you guys to help me out कि क्या इन्हें सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. Okay. Glory Limited is engaged in manufacturing and selling of cosmetic products. Fair enough. Seva Trust, a charitable organization, approached Glory Limited to provide financial assistance for its charitable activities. तो सेवा ट्रस्ट ग्लोरी लिमिटेड के पास पहुंची और कहा कि भैया प्लीज डोनेशन दीजिए, हमें चैरिटेबल एक्टिविटी करना है, कुछ गरीब लोगों हैं उनको मदद करनी है. तो भैया ग्लोरी लिमिटेड ने कहा ठीक है भैया, हम भी अच्छे इंसानों में से हैं तो हम आपको मदद करना चाहेंगे. ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड अ सम ऑफ 2 लाख रुपीज टू सेवा ट्रस्ट विद अ कंडीशन लगा दी दोस्तों. और कंडीशन क्या लगाई, दैट सेवा ट्रस्ट विल प्लेस अ होर्डिंग at the entrance of the trust premises displaying picture of the product sold by Glory Limited. ओहो गाइस, यहां पर डोनेशन हुआ है लेकिन यहां पर क्या आपको इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करवा रहे हैं. द आंसर टू विच इज यस. यहां आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करवा रहे हैं तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा. विल दिस बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई. द आंसर टू विच इज यस, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई. इसे सप्लाई माना जाएगा. इस चीज का ध्यान दीजिएगा. दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई. ओके गाइस, नेक्स्ट. अभी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बस ये डिस्कस कर रहा हूं कि क्या इसे सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई विल आल्सो डिस्कस ऑन हाउ टू गो अबाउट इट. आपको इसे लिखने की कैसे जरूरत है. हो सकता है वो वाला आंसर हमारा एग्जैक्टली मैच ना करे जो यहां पर नीचे आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मैं कोई आंसर रट के थोड़े ना आया हूं, लेकिन it will be more or like same. and if I tell you the protocol, अगर आपको एक प्रोटोकॉल पता चल जाए, अच्छा पहले हमें इस चीज के बारे में लिखना है, दूसरा हमें इस चीज के बारे में लिखना है, तो it will be convenient for you to pen down your answer and मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. मिस्टर स्वामी, अगला क्वेश्चन. मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद एबीसी बैंक. ठीक है जी. ही कंसल्टेड मेसर्स जेकब एंड कंपनी ऑफ लंदन and took its advice for buying a residential house in Mumbai. Residential house in Mumbai है दोस्तों, तो ये है आपका पर्सनल पर्पस. It is not in the course of furtherance of business. पर्सनल हो गया. And paid them consultancy fees 200 UK pounds for the import of service. Now guys, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा. हाँ जी सर.
एज पर सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(b), अगर आपको सेक्शन ध्यान ना हो तो एज पर द रेलेवेंट section and subsections of CGST Act 2017, हमें क्या करना है दोस्तों? एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट, क्योंकि हमें सेक्शन ध्यान नहीं है, अगर सेक्शन ध्यान हो तो ही लिखिएगा, गलत सेक्शन नहीं लिखिएगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और जहां पर दोस्तों पैसा इन्वॉल्व हो गया है 200 UK pounds हैज बीन पेड, तो importation of services for a consideration, whether or not in the course of furtherance of business, whether or not in the course of furtherance of business, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो, it will be considered as a supply, उसे सप्लाई माना जाएगा, in which the recipient is liable to pay tax under the reverse charge mechanism। आप लोगों को ये भी पता है। खैर हमें यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं करनी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या फॉलोइंग एक्टिविटीज को सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, क्या ये आपका सप्लाई है? हाँ जी, ये भी हमारा बिल्कुल सप्लाई है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो दोनों ट्रांजैक्शन सप्लाई है। अब दोस्तों कभी भी कोई भी प्रोविजन लिखना हो आपको तो कैसे लिखना है? सबसे पहले दोस्तों आपको फोकस करना होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आए, कि आप पहले प्रोविजन को लिखेंगे। जैसे कि ऊपर का क्या प्रोविजन है, ऊपर वाले का क्या प्रोविजन है? यहां पर डोनेशन की बात हो रही है दोस्तों, यहां पर डोनेशन की बात हो रही है, तो आप प्रोविजन में क्या लिखेंगे गाइस? मुझे बताइए। एवरीबडी हैज टू थिंक एंड एवरीबडी हैज टू लॉजिकली आंसर टू योरसेल्फ। आप क्या लिखोगे प्रोविजन में? कि अगर कोई डोनेशन करी जाती है जहां पर इन रिटर्न सामने वाला आपके बिजनेस को या आपके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहा है, उसे कंसिडरेशन फॉर्म माना जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन एंड देयरफॉर जीएसटी शैल बी लेविएबल। इट इज ओनली व्हेन देयर इज नो बिजनेस प्रमोशन, देयर इज नो प्रोडक्ट प्रमोशन, तभी जाकर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ऑलराइट गाइस, तो ये आपने प्रोविजन लिखा। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। As in this question, जब भी कंक्लूजन लिखना हो ना, you can use this word to start your sentence. As in this case, as in this scenario, as in point number 1, as in this case, ये सारी चीजें यूज करी जाती है in order to start a sentence। जहां पर बच्चों को दिक्कत होती है, Glory Limited donated 2 lakh rupees with the condition that Seva Trust will advertise their products on a hoarding. Seva Trust will place a hoarding at the entrance displaying picture of products. It shall be deemed as if the consideration is flowing and therefore GST shall be levied in this scenario. All right guys, दूसरा वाले में जो सेकंड सिनेरियो है गाइस, उसमें प्रोविजन तो आपको ये लिखना है सेक्शन 7(1)(b). एज पर सेक्शन 7(1)(b) of the CGST Act, importation of services for a consideration is deemed supply even if made without importation of services for a consideration is a supply even if it is not in the course of furtherance of business. As in this case, Mr. Swami paid consultancy fees of 200 UK pounds for importing advisory services from London. Advisory services from London, this shall be considered as a supply, से भी सप्लाई माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इन्होंने कैसा लिखा है। कहते हैं an activity qualifies as supply under GST only if it is for a consideration and is in the course of furtherance of business. Donation received by charitable organizations are treated as consideration only when there is an obligation on part of the recipient of the donation to do anything. कंसिडरेशन कब माना जाएगा? डोनेशन को कंसिडरेशन कब मानेंगे? जब सामने वाला हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहा हो। ओके, सिंस इन द गिवन केस द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द डोनर in charitable organizations premises aims at advertising promotion of its business, it is supply for consideration in the course of furtherance of business and thus qualifies as supply under GST law. All right guys, next, supply includes, next point देखिएगा, supply includes importation of services. ये section 7(1)(b) है, इन्होंने section नहीं लिखा, आप section लिख दीजिएगा अगर आपको याद हो। section 7(1)(b)
states supply includes importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो. Everyone clear about it? Thus, in the given case, the import of services by Mr. Swami amounts to supply, although it is not in the course of furtherance of business. चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्या उसे फिर भी सप्लाई माना जाएगा? The answer to which is yes. तो सबसे पहले ऊपर वाले सॉल्यूशन में भी देखेंगे तो ये इन्होंने प्रोविजन लिखा, सिंस इन द गिवन केस, ये इनका कंक्लूजन चालू हो गया. नेक्स्ट वाले अगर सिनेरियो में देखोगे तो यहां तक इन्होंने प्रोविजन लिखा, और उसके बाद वाला सेंटेंस देखोगे 10 इन द गिवन केस, ये वाला आपका कंक्लूजन हो गया. तो हमेशा इस तरीके से लिखिएगा, इसी तरीके से हमारे सजेस्टेड आंसर्स भी बनाए जाते हैं. अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइस. ये आ चुका है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इसी तरीके का क्वेश्चन आ चुका है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आस्क्ड अगेन. फिर से भी पूछा जा सकता है. इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए भी दूंगा दोस्तों. पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration. क्या किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जा सकता है चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो? अब सर ये तो शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, करेक्ट. तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपके शेड्यूल 1 के चारों पैरास को लिखना है. पैरा नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करिए. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम. दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन. इसमें दोस्तों आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि रिलेटेड पर्सन कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, क्योंकि ये आपसे मेनली हेडिंग पूछ रहे हैं. हाउएवर दोस्तों इस चीज में एक चीज बता दीजिएगा कि एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, but any gift from employer to employee up to 50,000 rupees is not subject to GST. उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. 50,000 से ज्यादा का होगा तो जीएसटी शैल बी लेवाइड. नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन इन गुड्स, यहां पर सर्विसेज नहीं था, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइसी वर्सा. इन्होंने 2 पॉइंट्स करके लिखे हैं, आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और वाइसी वर्सा का मतलब हो गया एजेंट टू प्रिंसिपल. प्रोवाइडेड द इनवॉइस इज रेज्ड इन द नेम ऑफ द एजेंट. यहां पर दोस्तों एजेंट का अपन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, वो भी आपने एक हिंट दे दी कि एजेंट जब आगे सामान बेचेगा या आगे से सामान लेगा तो अपने नाम से इनवॉइस रेज करवाएगा. और चौथा, importation of services from a related person in the course of furtherance of business. Importation of services from a related person in the course of furtherance of business, ये आपका चौथा पॉइंट आता है. तो ये चारों पॉइंट लिखिएगा 4 नंबर जेब के अंदर गाइस. ऑलराइट, और इन्हें अगर आप सिस्टमैटिकली लिखें तो ज्यादा बेटर है. मतलब पैरा नंबर 1 को तीसरे पॉइंट पे मत डालिएगा, वो थोड़ा सा ना बुरा इंपैक्ट देता है, क्योंकि उसके नाम में है पैरा 1, तो 1 वाला थर्ड पे नजर आता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता. आपने पहले लिख दिया रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, दूसरा लिख दिया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, तीसरा लिख दिया परमानेंट ट्रांसफर, और चौथा लिख दिया आपने प्रिंसिपल एजेंट, तो वो ना अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा. ये जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें जहां अलॉट किया गया है कि पैरा नंबर 1 इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, तो जब आप 1 लिखते हो, आपने तो 1 ही लिखा है ना, तो 1 रिफ्लेक्ट्स की आपका पहला पॉइंट परमानेंट ट्रांसफर ही होना चाहिए. अदरवाइज सामने वाले के ऊपर ना इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता. अगर मन से खुश होगा, अगर वो उस दिन खुशहाल होगा तो नंबर दे देगा, लेकिन बीवी से लड़कर आएगा या पति से लड़कर आएंगी मैडम तो नंबर काट लेंगे. ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन. ये वाला तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. लाइकवाइज टू क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां कंसिडरेशन हमें नजर आ रहा था क्योंकि बिजनेस प्रमोशन हो रहा था, इसीलिए इसे सप्लाई मान लिया गया. फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कंसिडरेशन नहीं नजर आएगा क्योंकि यहां कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं है और इसीलिए उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा.
आ जाइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे गाइस। ये हमारा शेड्यूल 1 से रिलेट करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शेड्यूल 1 से रिलेट करता है, अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी अटेंटिव। और फिर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी आगे करने दूंगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। क्या इन्हें सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो आपस में दिल्ली और मुंबई ब्रांचेस क्या हो गए? डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। आप लोग जानते हो दोस्तों वैसे भी कि अगर एक इंसान जिसके 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और वो सेपरेट स्टेट्स में है, तो उन्हें तो मैंडेटरली अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और अगर एक ब्रांच जो कि रजिस्टर्ड है उसने कुछ सामान दूसरे ब्रांच को दिया है जो कि भी रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इसे भी सप्लाई माना जाएगा। फिनिश गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली to the Mumbai depot without consideration so that the same can be sold in the state of Maharashtra। तो फैक्ट्री से डिपो में, डिपो इज मोर लाइक अ वेयर हाउस जहां पर जाके सामान स्टोर होता है और वहां से फिर उसे सर्कुलेट किया जाता है टू होलसेलर, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फैक्ट्री से वहां सामान गया है, क्या इसे डीम सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी। अब प्रोविजन कैसे लिखेंगे गाइस? प्रोविजन यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? प्रोविजन बात कर रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। तो यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है बताइए गाइस? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है गाइस? एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, फटाफट बताइए। हाँ जी सर, जब एक इंसान के 2 ब्रांचेस है, वेदर इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स एंड बोथ हैव टेकन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, करेक्ट, ये आपने प्रोविजन लिख दिया। अब उसके बाद अगर आपको कंक्लूजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखना होगा, क्या लिखेंगे? इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन एज इन द गिवन केस, अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, एज इन द गिवन केस दिल्ली ब्रांच एंड मुंबई डिपो are both registered in their respective states and therefore they shall be considered as distinct person. Any supply between Delhi branch and Mumbai depot will be considered as supply even if without consideration. All right guys, तो ये आपका कंक्लूजन आ गया। इसको एक बार देखते हैं इन्होंने कैसे मेंशन किया है, इन्होंने कैसे लिखा है। आप लोग दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आज के सेशन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, दैट इज योर होमवर्क। अगर आप अपना होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। रमन इज एन आर्किटेक्ट, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, ओके। सेकेंड पॉइंट करा रहा हूं, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट with regard to his family dispute। रमन ने फैमिली डिस्प्यूट के लिए अपने भाई से, जो कि लंदन में वेल सेटल्ड है आउटसाइड इंडिया, उसने फैमिली डिस्प्यूट के लिए आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली हैं। नाउ इन दिस सिनेरियो गाइस, ये आपका शेड्यूल 1 पैरा 4 की बात हो रही है। और पैरा 4 में अगर आपको याद हो तो 3 पॉइंट्स आते थे। कौन कौन से? कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, हाँ जी। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन होनी चाहिए, हाँ जी। एंड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये आपके 3 पॉइंट्स थे। एंड इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर सैटिस्फाइड तभी इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इधर देखिए क्या है, हाँ जी है। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, हाँ जी गाइस, क्या ये रिलेटेड पर्सन है? ब्रदर, सर देखो स्पाउस और बच्चे तो आते ही आते हैं, स्पाउस और बच्चे तो आते ही आते हैं आपके रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में, वो फैमिली की डेफिनेशन में। लेकिन ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वो आते हैं हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द असैसी। अब इन दिस सिनेरियो गाइस, इन्होंने एक बहुत अच्छी हिंट दी कि हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। ये क्या हिंट देना चाहते हैं? कि वो इंडिपेंडेंट है। जो ब्रदर है वो डिपेंडेंट नहीं है। एंड बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है गाइस, क्या वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आए? द आंसर टू विच इज नो, वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में नहीं है। तीसरी
कंडीशन एक बार को चेक कर लेते हैं गाइस। सर यहां तीसरी कंडीशन क्या है? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये है फैमिली डिस्प्यूट, तो क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं। तो क्या ये सप्लाई डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? पॉइंट नंबर बी, द आंसर टू विच इज नो। आउट ऑफ 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, वुड योर आंसर बी डिफरेंट? आपका क्या आंसर बदल जाएगा? इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट, क्या आपका आंसर बदल जाएगा कि रमन ने फैमिली डिस्प्यूट की जगह अगर बिजनेस यूनिट के लिए सर्विस ली होती तो क्या आपका आंसर होता? सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, हाँ जी है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, हाँ जी है। लेकिन अभी भी तो सर रिलेटेड पर्सन तो नहीं है ना, अभी भी रिलेटेड पर्सन तो नहीं है। एंड देयरफॉर इन दिस केस गाइस, इन द थर्ड सिनेरियो आल्सो, इन द सी केस, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। दैट विल आल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? आ जाओ भाई, सोल्यूशन नंबर 8, सोल्यूशन नंबर 8 का बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, इसे हमें रीड आउट करना इसलिए जरूरी है गाइस, so that we get to know what type of language is being used in order to write the solution and how can we proceed it. आ जाओ भाई, schedule number 1 inter alia stipulates that import of services by a taxable person from a related person located outside India without consideration is treated as supply if it is provided in the course of furtherance of business. ये हम लोगों ने दोस्तों प्रोविजन लिखना चालू कर दिया, ये हमारा प्रोविजन आ गया। इसके आगे दोस्तों इन्होंने रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ हमारा यहां पर क्वेश्चन है। अब रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आते हैं? फैमिली आती है, और फैमिली का मतलब बताया कि बीवी और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। ये हम लोगों ने यहां तक हमारा प्रोविजन ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हमने शेड्यूल 1 पैरा 4 की बात करी, फिर क्योंकि हमें पता चला कि ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमने उनको भी डिफाइन कर दिया कि फैमिली में कौन कौन आता है। इसके बाद इन द गिवन केस, अब आपका कंक्लूजन टाइम आ रहा है गाइस, कंक्लूजन टाइम आ रहा है ऑफ केस सिनेरियो नंबर बी। In the given case, Raman has received free of cost legal services from his brother. However, in view of section 249(2) above, Raman and brother cannot be considered to be related as Raman's brother is a well-known lawyer and is not wholly dependent on Raman. तो पहली चीज ही हमने बता दी कि रमन डिपेंडेंट, मतलब रमन और उसके ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, फैमिली की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फर्दर इसके अलावा जो दूसरा क्रॉस हुआ था इन द फर्स्ट सिनेरियो, अगर आप देखें अपन ने 2 क्रॉस लगाए थे, ये दूसरा क्रॉस। फर्दर रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम इन पर्सनल मैटर एंड नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो दोस्तों सप्लाई का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद मूविंग ऑन, in the above case if Raman has taken advice with regard to his business unit, अगर business unit है, service provided by Raman's brother to him would still not be treated as supply, अभी भी supply नहीं माना जाएगा। क्यों? even though it is in the course of furtherance of business, क्योंकि such services have not been received from a related person, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए related person नहीं है। all right guys, A good question after all, एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया यहां पर दोस्तों। एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल फॉर मैरिज, कहते हैं शादी जिन जोड़ों की होती है, स्पाउसेस, ग्रूम एंड द ब्राइड, और उन्होंने एक ऑफर क्या निकाला है, इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब एट अ सिंगल रेट।
अब दोस्तों यहां पर इन्होंने, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता और आपसे बोलते वेदर दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई, तो आप लोग जानते हो दोस्तों ये क्लियर कट मिक्स सप्लाई हो जाता, ये क्लियर कट मिक्स सप्लाई हो जाता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। क्यों क्यों राठी जी, वाई वुड दिस हैव बीन अ मिक्स सप्लाई? क्योंकि ये आर्टिफिशियल बंडल है। आप डबल बेड खरीदने जाते हो तो क्या रेफ्रिजरेटर खरीदते हो? नहीं। आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हो तो क्या वार्डरोब खरीदते हो? नहीं। तो यहां पर इन्होंने लिखा कि अगर ये डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वार्डरोब एट अ सिंगल रेट, ठीक है जी भैया, कि टोटल मिला के 2 लाख रुपए का हम ये चारों चीजें दे रहे हैं, लेट्स से। लेकिन आगे वाली लाइन ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इधर ध्यान से देखिएगा। He is issuing invoice showing value of each good separately। और प्रभु सर, ये लाइन से तो ये हो गया कि दिस इज नीदर अ कॉम्पोजिट सप्लाई नॉर अ मिक्स सप्लाई, बिकॉज आफ्टर ऑल उसने क्या किया, जब लोग दुकान में आए तो उसने उसने ऐसे दिखाया मैरिज पैकेज सेल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल, जिसमें उसने 4 चीजें रख दी, डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड वुडन वार्डरोब, और लिख दिया 2 लाख रुपए का है, लिख दिया 2 लाख रुपए का है। फेयर इनफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब लोगों ने पसंद किया ये कॉम्बो और लोग बिलिंग काउंटर पर गए, तो बिलिंग काउंटर में जब बिल रेज हुआ तो उसमें उसने अलग अलग मेंशन करा, डबल बेड 40,000 रुपए, रेफ्रिजरेटर 70,000 रुपए, वॉशिंग मशीन 50,000 रुपए, वुडन वार्डरोब 30,000 रुपीज, एज द केस में भी। तो सर ये तो इनवॉइस में जब अलग अलग मेंशन हो रहा है तो दिस इज नॉट बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, करेक्ट, एंड देयरफॉर सेक्शन 8 नीड नॉट बी अप्लाइड हियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि इनवॉइस में अलग अलग शो हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में जो जो चीज पूछी गई है हम उसको आंसर करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। इधर देखिएगा, सबसे पहले पूछा गया है एक्सप्लेन कॉम्पोजिट सप्लाई, तो ये आपका दोस्तों प्रोविजन पार्ट हो गया, एंड मिक्स सप्लाई, तो ये आपके 2 प्रोविजन पार्ट हैं, आपको कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई को एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया, आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते 2 लाइनों में कि भाई साहब क्योंकि यहां पर इंडिविजुअली मेंशन किया जा रहा है इसीलिए इसे ना तो कॉम्पोजिट माना जाएगा ना मिक्स सप्लाई माना जाएगा, आप ये नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट यू विल हैव टू डिफाइन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कहते हैं composite supply comprises of 2 or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply, इन दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए और रेट हम प्रिंसिपल सप्लाई का लगाते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट डिफाइन किया मिक्स सप्लाई को, कहते हैं मिक्स सप्लाई मींस 2 or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, जहां पर ये बंडल कॉम्पोजिट सप्लाई ना हो। मिक्स सप्लाई क्या होता है, जो कॉम्पोजिट नहीं होता वो मिक्स सप्लाई होता है, और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगाई जाती है। आप चाहो तो वो भी लिख सकते थे, यहां पर आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द एंटायर बंडल इज द रेट एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। यहां पर आप ये लिख सकते हो द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई इज द हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल among all the goods or services covered in the bundle. Now in this scenario guys, अब अपन उस पॉइंट पर पहुंचते हैं दोस्तों जो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है। तो पहले हमने 2 पॉइंट जो इन्होंने प्रोविजन की बात करी थी वो लिख दी। अब आइटम सच एज डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, washing machine, wooden wardrobe are not naturally bundled, and also the invoice for the supply shows separate values for each item. That is, the package is not supplied for a single price. Therefore,
Therefore, supply of such items as a package will neither constitute a composite supply nor a mixed supply. ना तो इसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा और ना ही इसे composite supply माना जाएगा. Thus, the various items of the package will be treated as supplied individually. All right, guys. इन्होंने दोस्तों वैसे तो ऑल्टरनेटिव आंसर की यहां पर जरूरत नहीं थी, इंस्टीट्यूट ने फिर भी उन बच्चों को भी मार्क्स दे दिए इस क्वेश्चन में जिन्होंने इसे मिक्स्ड सप्लाई बोला, उनको भी मार्क्स दे दिए. उन्होंने कहा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, एक तरफ क्वेश्चन में यह भी लिखा गया है एट अ सिंगल रेट, एट अ सिंगल रेट लिखा हुआ है, तो आगे वाली लाइन को इग्नोर करते हुए ये माना जाए कि ये एज अ होल पैकेज है जहां पर सिंगल रेट ही है, तो इसे मिक्स सप्लाई हो जाएगा फिर. लेकिन मेरी तरफ से वो बिल्कुल भी लॉजिकल, मतलब जो ऑल्टरनेटिव आंसर हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम कैसे इस लाइन को इग्नोर कर दें जो इन्होंने आगे लिखी हुई है. ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आपका शेड्यूल 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, शेड्यूल 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. State whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per schedule 2. क्या इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? शेड्यूल 2 ये 1 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर जैसी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात आती है तो वो सर्विसेज में आता है. गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ और ट्रांसफर्ड अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस. यहां पर दोस्तों आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वो भी क्या है? गुड्स. खुद से ही क्वेश्चन में बोल रहा है गुड्स, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना सर, ये तो गुड्स है. ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल नहीं दिया, यूज करने के लिए दिया है सर सर्विसेज. Transfer of title in goods under an agreement that stipulates that property shall pass at a future date. Hire purchase वाला scenario, goods. Easy question था guys. I don't think so इस चीज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए. All right guys. क्वेश्चन नंबर 13. अब दोस्तों आई नो कि जो मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा वो ऑटोमेटिकली होमवर्क में चले जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चाहो तो दोस्तों मैं भी करवा सकता हूं, बट इट विल बी बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट अ स्पून फीडिंग सेशन गाइस. आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आप लोगों को 8 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर नहीं करना, मतलब सिर्फ वर्बली ये आंसर नहीं बताना कि ये सप्लाई है या नहीं है, आपको लिख के करना है. अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, आपको लिख के करना है एंड आई एम गोना गिव यू 8 मिनट्स फॉर दैट. 8 मिनट दे रहा हूं गाइस. लेट मी सी आप लोग क्या इसे आंसर कर पाते हैं या नहीं. लेट मी सी क्या आप लोग इसे आंसर कर पाते हैं. मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं दोस्तों, तो आप लोगों को ना क्लियरली नजर आएगा, क्लियरली नजर आएगा. मैं साइड में हट गया हूं. आपके 8 मिनट चालू हो गए हैं. अब 10:39 हो रहा है. 10:47 पे आई एम गोना हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन. करिए गाइस. लेट मी सी सबसे पहले कौन आंसर करता है, या मैं इधर साइड में चुपचाप बैठ जाता हूं 8 मिनट के लिए, सो दैट आप लोग इजीली इसको देख सकें.
Last 5 minutes. Last 2.5 minutes.
Last 1 minute. Time's up. Time's up, guys. लिखा बच्चा पार्टी. चलो, help me out. Everybody should help me out, guys. This is important. खुद से करना जरूरी है, गलती करना जरूरी है, गलती से सीखना जरूरी है. Examine whether the activity of import of service in the following independent case would amount to supply under Section 7. Ms. Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra. Fair enough. Mumbai from Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said service is 5,000 Australian dollars. अब दोस्तों इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो गए हैं फॉर अ कंसिडरेशन. तो आप लोगों ने प्रोविजन क्या लिखना था यहाँ पे? सेक्शन 7(1)(b) का प्रोविजन लिखना था. एज पर सेक्शन 7(1)(b) ऑफ द CGST एक्ट, any importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business is considered as supply, उसे supply माना जाता है. As in this case, Ms. Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence house for which she paid an amount of 5,000 Australian dollar to Mr. Rachel. It shall be deemed supply या it shall be considered as supply. Deemed supply मत बोलिएगा क्योंकि deemed supply अपन Schedule 1 से generally link करते हैं. Next, Ms. Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra. Residence आ गया दोस्तों, located at Bandra, Mumbai, from her brother Mr. Varun residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Ms. Sriniti. अब ब्रदर से मिला है जो कि डिपेंडेंट है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया रिलेटेड पर्सन है. फर्दर श्रीनिति डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन. अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई है. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, हाँ जी, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, हाँ जी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज यस, रिलेटेड पर्सन यस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नो. तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? विल इट बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई? द आंसर टू विच इज नो. इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. दिस इज नॉट अ सप्लाई. यहां पे लिख देता हूं, नॉट अ सप्लाई. इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. क्या आपका आंसर बदल जाएगा? विल योर आंसर चेंज इफ इन द अबव केस मिस श्रीनिति हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस एंड नॉट हर रेसिडेंस? यस. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है, हाँ जी है. रिलेटेड पर्सन से मिला, हाँ जी. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हाँ जी. एंड बिकॉज देयर आर 3 टिक्स, क्योंकि 3 टिक हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई. से डीम्ड सप्लाई माना जाएगा. तो सर इसमें वही प्रोविजन लिखना था पहले आपको कि एज पर Schedule 1 Para 4 of the CGST Act, any importation of services from a related person in the course of furtherance of business is deemed supply. ये लिखना था. यहां पे फिर रिलेटेड पर्सन को डिफाइन करना था कि रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है, जिसमें आपको बताना था कि बीवी और बच्चे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन आएंगे, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, दोज हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी. अब एज इन दिस केस दोस्तों, अब फिर आपको कंक्लूड करना था. कंक्लूजन आप समझ ही गए होंगे, ओके, कि श्रीनिति पहले वाले केस में दोस्तों इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाई. हाउएवर इन द सेकंड सिनेरियो गाइस, क्योंकि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो गया, उसे सप्लाई मान लिया गया. ये दोस्तों आपका कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से जुड़ा हुआ है.
लेकिन इसमें भी ये लिखा है इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली, अलग अलग दिखा रखा है गाइस, तो दिस इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर मिक्स सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे गाइस। मणिकरण, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 packages at the rate 30 rupees each to Mukhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice and a packet of toy balloons. मुझे बताइए क्या ये naturally bundled है? नहीं, 2 chocolate, 2 fruit juices and a packet of toy balloons. Determine the rate of GST applicable in the given case. Assuming the rates of GST to be as under 18, 12 and 5. So in that case, this is a mixed supply. और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट 18% की रेट एप्लीकेबल करी जाएगी ऑन द टोटल वैल्यू। तो आपके 20,000 पैकेजेस एट द रेट 30 ईच, तो इंटू 30 करते हैं गाइस, तो 6 लाख रुपए का आया, 6 लाख रुपीस का आया। इस पर आप 18% जीएसटी लगाएंगे, और अगर ये 6 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इस पे रिवर्स कैलकुलेशन करके 18% के हिसाब से जीएसटी निकाला जाएगा। आ जाओ गाइस, ये दोस्तों आपका, अच्छा ये आपका एक क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट है यहां पर, इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स। यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश, ये 9 कहाँ से आ गया बीच में? ठीक है गाइस, ये आप अपने आप से कर सकते हैं, ये क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट है दोस्तों। अच्छा चलो, एक और क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट आया तो मेरा भी धर्म बनता है कि एक पॉइंट तो करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 19, Sarvana and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government. आपको पता है ना, दारू तो जीएसटी एम्बिट में नहीं है, दारू तो पुराने टैक्सेशन लॉ में है, एंड एवरी स्टेट हैज द पावर टू लेवाई जीएसटी, स्टेट के पास पावर दी गई है। तो आपको लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई भी कहां करना पड़ेगा? तमिलनाडु में करना पड़ेगा। Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor for which the state government has charged specified fee from it. मुझे बताइए क्या इस पे जीएसटी है? सरकार ने स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन देके इसे माफ किया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, services by way of grant of alcoholic liquor license by the state government have been notified to be treated neither as supply of goods nor as a supply of service. ना तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। Such license is granted against consideration in the form of license fees or application fees, या whatever name you call it as. Therefore, in the given scenario guys, यहां पर दोस्तों क्या दोस्तों जीएसटी लगेगा? नहीं गाइस, जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, कहते हैं दिस स्पेशल डिस्पेंसेशन, मतलब ये स्पेशल जो हम ग्रांट कर रहे हैं जहां हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, इज एप्लीकेबल ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, and is not applicable and has no precedence value in relation to the grant of other license and privileges for a fee in other situations where GST is payable. सिंपल सी बात उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी है कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो स्पेशल हमने ग्रांट करा है कि जीएसटी से इसे बाहर रखा जाए, ये सिर्फ दारू के लाइसेंस पर है, बाकी और किसी लाइसेंसेस पर नहीं है। Thus, in the given case, the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana Sons is neither a supply of goods nor a supply of services. All right, guys. ये आपका दोस्तों शेड्यूल 1 पैरा 1 से जुड़ा हुआ है, आई थिंक। आ जाओ भाई। साहिब सेल्स, क्वेश्चन नंबर 21, a good question. An air conditioner dealer in Janakpuri, Delhi needs 4 air conditioners for his newly constructed house in Safdarjung enclave. साहिब सेल्स कौन है दोस्तों? एक एयर कंडीशनर डीलर है और उन्हें घर के लिए 4 एसी चाहिए। Therefore, he transferred 4 air conditioners on which ITC has already been availed from its stock for the said purpose
एग्जामिन क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, इसे सप्लाई माना जाएगा, ये सप्लाई माना जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड, शेड्यूल 1 पैरा 1। आ जाओ भाई। फर्दर अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहिब सेल्स, ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहिब सेल्स फॉर 5,000 रुपीज। तो ध्यान से देखिएगा, आकाश जो कि जनकपुरी में बंदा रहता है, उसके पास कोई पुराना एसी था, तो वो साहिब सेल्स जो कि एसी का ही काम करता, तो यहां पे साहिब सेल्स ने आकाश को नहीं बेचा है, आकाश ने साहिब सेल्स को बेचा है फॉर 5,000 रुपीज। आकाश हैज बॉट द एयर कंडीशनर 6 months बिफोर फॉर हिज रेसिडेंस। आकाश ने ये एयर कंडीशनर 6 महीने पहले खरीदा था अपने घर के लिए। क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? क्या ये आपका दोस्तों सप्लाई की कैटेगरी में आएगा? द आंसर टू विच इज नो, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपको याद हो दोस्तों, सेक्शन 1A में दोस्तों देर आर 4 कंडीशंस। गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज होनी चाहिए, हाँ जी गुड्स है। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, हाँ जी कंसिडरेशन है। तीसरा इट शुड बी बाय अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और अ पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। चलो वो अभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो अपन यही मान के चल रहे हैं कि वो है। एंड चौथा, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये आपको क्लियरली दोस्तों होना चाहिए। अब यहां पर क्लियरली बोला गया है कि आकाश ने ये एयर कंडीशनर 6 महीने पहले खरीदा था फॉर हिज रेसिडेंस। ये अगर सर यहां पे रेसिडेंस की जगह ऑफिस हो जाता तो फिर जीएसटी लग जाता, दोस्तों। अगर यहां पर ये बोल देते ना, आकाश हैज बॉट द सेड एयर कंडीशनर 6 months ago फॉर हिज ऑफिस प्रीमाइसेस, तो इन दैट केस ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो जाता। इवन दो आकाश का ये भी आगे बोल सकते हैं कि आकाश तो कपड़ों का काम करता है, आकाश का एसी से कोई लेना देना नहीं, मगर हमें इस चीज से मतलब नहीं होता। हमने कैसे सीखा था? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। अगर कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, देन इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ऑल राइट गाइस, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ज्यादा आसान है, 22 डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन से जुड़ा हुआ था, तो आप कर सकते हैं, वो अपन पहले भी कर चुके हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ होली, XYZ प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट हैम्पर टू इट्स एम्प्लॉइज वर्थ 4 लाख रुपीज। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? हाँ जी। 50,000 से ज्यादा है सर, यहां तो अलग अलग एम्प्लॉय को दिया। नहीं 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 नहीं, अलग अलग एम्प्लॉय को नहीं दिया, एक ही एम्प्लॉय को दिया 4 लाख का। ऑन द ओकेजन ऑफ होली, XYZ प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट हैम्पर टू इट्स एम्प्लॉइज नहीं है, तो इन दैट केस इस पे जीएसटी लग जाएगा। क्या आपका आंसर बदल जाएगा कि अगर ये 40,000 का हो गिफ्ट? हाँ जी, फिर आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 50,000 से कम का है तो जीएसटी अप्लाई नहीं करेगा। तो यही वही प्रोविजन गाइस कि ये एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, और अगर इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, विच इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विच इज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि वो आपका नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से बाहर है, उसे आप दोस्तों सप्लाई की कैटेगरी में डालेंगे। ऑल राइट, आ जाओ भाई। ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हो गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। मैं एक्चुअली थोड़ा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं इन रिलेशन टू प्रिंसिपल एजेंट वाला, गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 28, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हैं PYQ जुलाई 2021, MTP नवंबर 2022 एंड PYQ मई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। कहते हैं नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो नेगेटिव लिस्ट में पहले 6 पॉइंट थे, 2 नए पॉइंट जुड़े थे इंश्योरेंस से जुड़े हुए, जिसमें पैरा नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8 फाइनल लेवल पर है, और 9 और 10 जुड़ गए हैं एट इंटरमीडिएट लेवल।
तो फाइनल लेवल पे तो कुल 10 पॉइंट्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर 8 पॉइंट है। तो आप क्योंकि इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 8 पॉइंट लिखने जरूरी है। एज पर सेक्शन 7(2)(a) of the CGST Act 2017, activities or transactions specified in Schedule 3 shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। हम तो जानते ही हैं। और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं गाइस? सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, services by any court tribunal, services by members of parliament, members of legislative assemblies, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो होल्ड करता है एक ऐसी पोस्ट जिससे ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है उस कैटेगरी में। फिर चौथा पॉइंट, सर्विसेज ऑफ ब्यूनरल, फ्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मरने मुराने से जुड़ी हुई सर्विसेज। पांचवा पॉइंट, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी लगता है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है या उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो चुका है तो जीएसटी नहीं लगता है। फिर छठा पॉइंट था एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, जिसमें आपको याद होगा कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में बेटिंग, गैमलिंग, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग इससे जुड़ा हुआ था। और पॉइंट नंबर 9 और 10 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका पॉइंट नंबर 9 था कि जो अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस होता है बाय द लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर्स प्रोवाइडेड जीएसटी इज लेवाइड, जब इंश्योर्ड ने लीड इंश्योरर को पैसा दिया हो। दूसरा, जब आप इंश्योरर री इंश्योरर को पैसा देता है विद सीडिंग कमीशन, जो सीडिंग कमीशन डिडक्ट हो जाता है प्रोवाइडेड जीएसटी इज बीइंग चार्ज ऑन द ग्रॉस प्रीमियम इंक्लूसिव ऑफ सच कमीशन। ऑलराइट गाइस, ये अपने पॉइंट्स थे गाइस। ये फिर ये वैसा ही है दोस्तों, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब ये आप लोग संभाल सकते हैं गाइस। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ सप्लाई, क्या इन्हें सप्लाई की कैटेगरी में डाला जाए या नहीं डाला जाए। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, मिस्टर राज हायर्स एन एम्बुलेंस फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन परफॉर्मिंग फ्यूनरल रिचुअल्स। सर ये आपका शेड्यूल 3 में आता है, ये नेगेटिव लिस्ट में है। शेड्यूल 3 में आता है, नेगेटिव लिस्ट में है। ये पैरा 4 में आता है जो पॉइंट नंबर 4 था, मरने मराने से जुड़ी हुई सर्विसेज। मिस्टर एस एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड, पैरा 5। लैंड पर कभी भी जीएसटी नहीं है। आपको पता होगा कि लैंड वगैरह पे कस्टम लैंड वगैरह पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। मेसर्स एबीसी डेवलपर सोल्ड फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग, फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग समझ गए, मतलब बिल्डिंग पूरी तैयार थी, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग की जगह अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो जाती तो इस पर जीएसटी लग जाता। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 31। ये है प्रिंसिपल एजेंट से जुड़ा हुआ, ये शेड्यूल 1 पैरा 3 से जुड़ा हुआ। तो हमने शेड्यूल 1 पैरा 1, शेड्यूल 1 पैरा 2 एंड शेड्यूल 1 पैरा 4 के काफी मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए। शेड्यूल 2 के भी क्वेश्चन कर लिए जहां सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 के भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए जो कि नेगेटिव लिस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस थी। अगर याद है, सर्विसेज परफॉर्म बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, वो वाला पॉइंट। अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस वाला पॉइंट, फिर नेगेटिव लिस्ट वाला पॉइंट, फिर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ कन्वेंसेस वाला पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आपके शेड्यूल 3 में, उससे भी जुड़े हुए हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। हमने डोनेशन वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ कर लिया है गाइस 2 क्वेश्चन, और उसके बाद क्या था, कंसिडरेशन वाले पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चन कर लिए हैं। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन कर लिए। अब शेड्यूल 1 पैरा 3 जो प्रिंसिपल एजेंट का था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो कर लिया था, एक प्रैक्टिकल केस सिनेरियो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। मिस्टर वीर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन मुंबई has appointed Mr. Rudra to procure goods based on a specification given by him. As the same kind of goods are not available in the area of Mr. Veer, Mr. Rudra buys specified goods on his behalf from Messrs. XYZ Limited. For this activity, invoice is issued in the name of principal. Invoice principal के नाम से रेज हुआ है guys. क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? क्या दोस्तों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है? द आंसर टू विच इज नो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप
will be considered only when the agent can raise the invoice in his own name. तो यहां पे अपना प्रोविजन लिखना है गाइस कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कब फॉर्म होता है, शेड्यूल 1 पैरा 3 में इसे डीम्ड सप्लाई कब माना जाता है, और फिर कंक्लूड करना है as the invoice is being raised in the name of principal, there is no principal agent relationship and therefore it is not transaction between Rudra and Veer will not be considered as deemed supply. Would your answer differ if invoice is issued in the name of an agent Mr. Rudra? हाँ जी गाइस, क्या आपका आंसर बदल जाएगा? हाँ जी, अगर इनवॉइस एजेंट के नाम से रेज हो रहा है तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा एंड बिकॉज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है तो क्या इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? हाँ जी। अब एक और क्लैरिफिकेशन से जुड़ा हुआ, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। याद आ रहा है दोस्तों, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है तो आफ्टर ऑल वो भी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आता है, और सिक्योरिटीज इज नीदर अ पार्ट ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करे गए हैं फ्रॉम बोथ द डेफिनेशंस, दोनों डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है एंड देयरफॉर गाइस उस पर आपका जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। ऑलराइट गाइस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2024 का, खुद से ट्राई करिएगा। ये देखो, ये भी एक आया फूड एंड बेवरेजेस से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट फूड एंड बेवरेजेस से जुड़ा हुआ ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन भी देख रहा हूँ गाइस। बाकी जितने सारे क्वेश्चंस हैं गाइस, ये डोनेशन से जुड़ा हुआ आ गया, ये दोस्तों डोनेशन वाला अब आप कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 सिनेमा से जुड़ा हुआ, याद आ रहा होगा, मैं सिनेमा का प्रोविजन याद करा देता हूं, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको आज क्लास में करना है। दूसरा क्वेश्चन, सरकार ने कहा कि अगर आप मूवी टिकट अलग लेते हैं और स्नैक्स अलग लेते हैं तो जो मूवी टिकट है जिसे एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा बोला जाता है उस पर वो वाली जीएसटी लगेगी, और जो स्नैक्स है खाने पीने वाली है उस पर उसको एक रेस्टोरेंट माना जाएगा, और रेस्टोरेंट पर जो जीएसटी लगता है वो वाली रेट ऑफ जीएसटी लगेगी। हाउएवर अगर कॉम्बो पैक है, कॉम्बो मतलब आपने साथ में ले लिया, तो कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगा जिसमें प्रिडोमिनेंट एलिमेंट विल बी द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा एंड द रेट ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंगली वो वाली अप्लाई करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 अब आपके सामने है, ये पीवाईक्यू जनवरी 2025 हाल फिलहाल ही आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इनटू दैट। करिए गाइस फटाफट, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मिनट फिर से देता हूं क्योंकि आपको लिख कर करना है। देखें आप लोग क्या लिखते हैं गाइस, किस तरीके से सोच पाते हैं ऑन व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, क्या लिखना है कैसे लिखना है, गलतियां करो फिर सजेस्टेड आंसर से अपन मैच करेंगे कि हम कहां इंप्रूव कर सकते थे। घबराना मत दोस्तों, गलतियां करना, हमें बस ये कोशिश करनी है दैट वी डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, दैट इज व्हाट वी जस्ट नीड टू ट्राई इट आउट। करो फटाफट, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, अभी 11:09 हो रहे हैं, 11:17 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लिख लिख कर करना है गाइस।
Last 3 minutes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, हुआ। चलो जी गाइस, करते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Gamma Multiplex registered in the state of Punjab gives you the following offers for booking movie tickets. Ticket only 200 रुपीज की टिकट। कॉम्बो ऑफर 350 रुपए का, जिसमें 200 रुपए टिकट के, 150 रुपए स्नैक्स के हैं। और अगर सिर्फ स्नैक्स लेते हो तो 250 रुपए। मतलब अगर आपने सिर्फ टिकट ली और वहां जाके खाने का मन करा तो 250 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। स्नैक्स क्वांटिटी विल बी मोर व्हेन कंपेयर टू कॉम्बो ऑफर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। For the month of April 2024, गामा मल्टीप्लेक्स सिचुएटेड इन पंजाब, हो सकता है आपकी बुक में 2025 लिखा हो, लेकिन उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मेड द फॉलोइंग सप्लाईज 10,000 टिकट्स अंडर कॉम्बो ऑफर। अब कॉम्बो ऑफर पर कौन सी रेट ऑफ जीएसटी लगेगी गाइस? सब मूवी वाली। और नीचे देखो दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ स्नैक्स पर है 2.5 और 5%, और सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ एग्जीबिशन पर है 9 और 18%। तो इस पर 18% का जीएसटी लगेगा। 2,500 टिकट्स ओनली। टिकट्स पर दोस्तों मूवी का ही लगेगा 18% वाला। एंड 1,000 टोकन फॉर स्नैक्स ओनली, इस पर आपका 5% का लगेगा। 2.5 और 2.5% मतलब। You are required to determine the following by explaining the relevant provisions. Rate of GST to be applied when combo supply is made. तो combo supply में हुआ है तो आपको क्या बताना पड़ेगा गाइस? You will have to help me out. कॉम्बो सप्लाई के केस में गाइस इधर देखो फटाफट। कॉम्बो सप्लाई के केस में आपका क्या होगा? द रेट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा, सिनेमा वाली रेट विल बी मेड एप्लीकेबल। सिनेमा वाली रेट विल बी मेड एप्लीकेबल। और यहां पर आपको बताना होगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई है। और कॉम्पोजिट सप्लाई में गाइस प्रिंसिपल सप्लाई इज सिनेमा, और सिनेमा की रेट है 18%, मतलब 99 इन 18। ओके गाइस, 99% है बेसिकली, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट। स्नैक्स, स्नैक्स पर ओनली स्नैक्स है 2.5% प्लस 2.5%। एंड लास्ट ग्रॉस जीएसटी पेबल, कितना जीएसटी पेबल है। तो अब फाइनल आंसर निकालते हैं गाइस, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, इधर देखिएगा। सबसे पहले हमने टिकट्स कितनी है, टिकट्स कॉम्बो, सॉरी, टिकट्स प्लस स्नैक्स कॉम्बो, तो कितने हैं? 10,000 टिकट्स हैं इंटू 350 रुपीज, कितना आया गाइस? 35 lakhs। 10,000 इंटू 350, 35 lakhs। इसका 9% सीजीएसटी एसजीएसटी, 9%, 9%। 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000। नेक्स्ट
नेक्स्ट गाइस आपका 2500 टिकट्स, 2500 इंटू टिकट प्राइस है 200, ये हुआ 5 लाख रुपए। 5 लाख पे 9%, 45, 9 5 45, 45,000। एंड लास्ट गाइस आपका आता है स्नैक्स, 1000 टोकन ऑफ स्नैक्स ओनली, स्नैक्स ओनली 1000 टोकन ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स की प्राइस है 250, ये हो गया 2.5 लाख रुपए, और 2.5 लाख का 2.5%, 2.5%, 6250। इसे ऐड अप कर दो गाइस, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक को भी ऐड अप किया तो दूसरे का आ गया गाइस, 3,66,250। Everyone clear about it, guys? Everyone clear about this point? मजा आया गाइस इस पॉइंट को समझने में? बढ़िया गाइस। कहाँ गया कंटेंट? ये देखो 366,250, 366,250। MCQs तो गाइस सबसे ज्यादा आसान है, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको कोई दिक्कत आए तो गाइस आई विल बी मोर देन हैप्पी, आप लोग मुझे रीच आउट करिए, ग्रुप में डाल दीजिए। जो भी आप लोगों के मन में डाउट हो दोस्तों, आप लोग डाल सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इजी, और आप लोग खुद से करके समझ जाएंगे कि हाँ जी राठी जी, आपकी एक्चुअल में इसमें कोई जरूरत नहीं थी। देयर आर टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस गाइस, देयर आर टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये अगर आप क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द 45 क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि मेरे को नहीं करवाने हैं, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा उस बहाने। कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क मी, feel free to ask me guys, and I'll be more than happy to help you out. Okay, so finally this brings us to the end of the chapter guys. हमारा chapter यहाँ खत्म होता है। It's been almost 1 hour 20 minutes that we have been practicing questions of this chapter, and I hope कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट एवरी गॉडडैम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इंस्टीट्यूट आस्क फ्रॉम अस इन दिस चैप्टर। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। कल से चालू करेंगे नया चैप्टर, चार्जर जीएसटी, तो ब्रेस योरसेल्फ फॉर दैट। दैट्स आल्सो अ वेरी एंटरटेनिंग चैप्टर गाइस, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ओके, अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, हम मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।